हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उनको प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो जिसमें कि हमने फर्स्ट देखा था थॉर्नडाइक का जो प्रिंसिपल था। नेक्स्ट आते हैं पावलोव के जो लर्निंग का प्रिंसिपल है उसके ऊपर। सो पावलोव एक्चुअल में डॉक्टर थे जिनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिल चुका है ऑलरेडी। किस फील्ड में मिल चुका है इनको? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। सो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग का प्रिंसिपल दिया, उनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है दूसरी वाली फील्ड में, यानी इन्होंने डाइजेशन की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है। कौन से ईयर में? 1904 में। ओके, अब आ जाते हैं इनकी जो थियरी है इसका नाम क्या है। इनकी थियरी का नाम क्या है? सीआर कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनड रेस्पॉन्स थियरी। कंडीशनड रेस्पॉन्स थियरी भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद में आ जाती है एंशियंट कंडीशनिंग। ओके, एंशियंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं इनको, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, टाइपेस भी बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। अब मैं इतने सारे नाम क्यों लिखवा रही हूँ? बिकॉज क्या होता है, कई बार हमारे एग्जाम्स में आ जाता है और हमें पता नहीं रहता। मान लीजिए एंशियंट कंडीशनिंग के नाम से आ गया बजाय कि कंडीशनड रिस्पॉन्स के नाम से, तो आप क्या होगा उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी से कि ये जो नाम है वो किस चीज़ का है। तो आपको सारे नाम एकदम से दिमाग में रहने चाहिए। बाकी इसके एक दो नाम अगर और होंगे तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगी। तो ये वाले जो नाम है ये मैंने दिए हैं, ये तो आपको क्लैरिफाई रहने ही चाहिए। सो इसके समझने से पहले, इस थ्योरी को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक डॉग है, उसको आप डेली क्या देते हो? खाना देते हो। उसको आप खाना देते हो, लेकिन उसको क्या करते हो? जब खाना देते हो उस वक्त आप बैल को बजा देते हो। जब आप बैल बजाते हो तो क्या होता है, कुत्ते को लगता है कि भाई खाना आने वाला है। अगर खाना आने वाला है तो उसके मुंह से क्या होता है? सलाइवा ड्रिप ऑफ होता है। सलाइवा ड्रिप ऑफ होने की वजह से ये क्या हो गया? सलाइवा सलाइवा की ड्रिपिंग क्या हो गई? दैट इज योर कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा वो। तो हमारा यूसीएस जो होगा ना वो क्या होगा? फूड। जब हमने फूड दिया, केवल फूड दिया विदाउट एनी बेल, तो उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, यानी वो खुश हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 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 और इसकी वजह से, हाँ, जब आपने फूड दिया तो उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तो आएगा, तो उसका सलाइवा उस टाइम भी ड्रिप ऑफ होगा, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो जस्ट खाने को देख करके ऐसे सलाइवा उसका निकल रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? जब आपने फूड भी दिया एक साथ, उसके साथ में ही आपने बैल बजा दी, उसके साथ में ही आपने बैल बजा दी, तो क्या होगा? उस टाइम भी आपका यूसीआर ही होगा, क्योंकि उस टाइम भी वो बैल की आवाज़ ना सुन करके फूड को देख करके सलाइवा ड्रिप ऑफ कर रहा है। लेकिन अगर आप एक बार क्या हुआ, आप उसको खाना नहीं दिए दे रहे, केवल आप बेल बजा रहे हो यानी सीएस बजा रहे हो, तो उसको क्या लगेगा? खाना आने वाला है। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करेगा? वो करेगा आपका कंडीशनल कंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? सीआर करेगा। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए। सो पावलोव की लर्निंग जो प्रिंसिपल था वो इतना ही था। समझ गए? यानी कि, या फिर आप दूसरी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए एक छोटा छोटा सा चाइल्ड है। ठीक है, उसकी उसके पापा ने, अच्छा, इस पावलोव के उससे इंस्पायर होकर के एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर किया था जिसका नाम था एल्बर्ट। उन्होंने क्या किया था कि एक आवाज़ निकाली अजीब सी, और साथ में उनके खरगोश रख दिया। ठीक है, तो आवाज़ निकाली, आवाज़ इज अ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और जो खरगोश रखा दैट इज योर सीएस, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स। जिस तरीके से बेल है यहाँ पर, उस तरीके से वहाँ पे खरगोश है। तो वो बच्चा क्या हुआ? रोने लगा। अब वो जब रोने लगा तो दैट इज योर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी उसको डर आवाज से लग रहा है, लेकिन वो खरगोश होने की वजह से वो उस चीज को दोनों को लिंक कर पा रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम? उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने किया कि अब उन्होंने खरगोश को तो, वो सॉरी, आवाज को तो निकाल दिया, लेकिन जैसे ही वो उस खरगोश को उसके पास लाए तो उस बच्चे को लगा कि अब कोई आवाज आने वाली है जो कि डरावनी होगी। तो उस वक्त भी उसने रोना स्टार्ट कर दिया। सो ये इनकी थ्योरी का पूरा कंक्लूजन था। इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए थे जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में काम आ जाते हैं, जैसे कि एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप बार बार में उसको खाना दे रहे हैं, और आपने क्या हुआ, खाना देना बंद कर दिया, फिर आपने बेल बजाई, तो वो एक दिन क्या करेगा? उसके मुंह में सलाइवा आएगा। फिर उसके बाद में सेकेंड डे भी आपने खाना नहीं दिया, फिर दोबारा उसके मुंह में सलाइवा आएगा। तो तीसरे दिन क्या होगा? अब उसको लगेगा यार मेरे पास खाना नहीं आ रहा है, बस ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं, ऐसे उसको बेल बजा करके मुझसे, मतलब मुझे उल्लू बना रहे हैं, ये समझेगा वो।
तो उस कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दैट इज़ योर एक्सटिंक्शन। ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है, एक रिकवरी हो जाती है। रिकवरी क्या हो जाती है भाई, रिकवरी कब हो जाती है, मान लीजिए बहुत टाइम तक उसके एक्सटेंड हो गया, आप बैल बजाते थे वो नहीं करता था, फिर आपने भी बजाना बंद कर दी, उसने भी सुनना बंद कर दिया, फिर अचानक से एक दिन आप गलती से बैल बजा देते हो या आप जानबूझकर बैल बजा देते हो, और उसको क्या होता है, अचानक से वो एकदम मतलब एकदम अटेंशन में आ जाता है कि भाई अब खाना आने वाला है। तो उसकी जो उस पहले वाली जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो दोबारा से उस पर वो क्या कर गई, क्या हो गई, इसके ऊपर हावी हो गई। तो इस चीज़ को बोलते हैं आपके रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं इस चीज़ को। ओके, एक बार मैं इधर लिख देती हूँ इसका नाम, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यानी स्पॉन्टेनियस है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ये हो गई तुम्हारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया भाई, डिस्क्रिमिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए एक स्टूडेंट है ना, वो क्या क्लास में जाता है, तो वो एक टीचर के तो मतलब एक टीचर है और उसके अलावा एक और टीचर है, लेकिन जो टीचर हैं, जो दूसरे आए हुए टीचर हैं, वो स्कूल में नए आए हैं, तो वो अपने वाले टीचर के तो पैर को ऐसे छूता है, लेकिन वो जो दूसरे नए आए हैं उनको नहीं छूता है। तो दैट इज़ योर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी टर्म्स को मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ये पावलोव के अंदर आती हैं। ओके, और एक और चीज़ है जो फोर्थ टर्म है, दैट इज़ योर प्रॉक्सिमिटी एंड रेपिटेशन। प्रॉक्सिमिटी एंड रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी एंड रेपिटेशन इसका मतलब होता है, मान लीजिए आप क्या है, बैल बजा रहे हो, बैल बजा रहे हो, लेकिन उस फूड को मिलने के आधे घंटे बाद बजा रहे हो, तो क्या वो उससे लिंक करवाएगा क्या फूड से, है ना। ना ही ऐसा होगा कि मान लो आपने कोई तेज आवाज़ निकाली और वो जो एल्बर्ट था वो डर गया, लेकिन आप खरगोश को अगर मान लीजिए आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद या 2 दिन बाद दिखाते, तो क्या वो उस आवाज़ से लिंक कर पाता, नहीं कर पाता। यानी कि एक तो क्या होनी चाहिए, क्लोजनेस होनी चाहिए, जो आप यूसीआर है और सीएस है, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, क्लोजनेस होनी चाहिए। यूसीआर एंड सीएस के बिटवीन क्या होनी चाहिए, क्लोजनेस होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस। ओके, रेपिटेशन मीन्स, रेपिटेशन मतलब ऐसा हुआ आपने एक बार उसको खाना दिया तो आवाज़ करी, और दूसरी बार जब खाना दिया तो आवाज़ ही नहीं करी, तो वो उसको क्या है बहुत ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाएगा। तो यानी रिपीटेशन ज़रूर होना चाहिए उस चीज, उन दोनों चीज़ में, यूसीआर में और सीएस में, तब जा करके आप कंडीशन रिस्पॉन्स को पा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स आपको तब देखने को मिलेगा। ओके, रिपीटेशन भी होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस होनी चाहिए, वो जो टाइम है वो मिली सेकेंड्स में कुछ आता है, आई थिंक 15 मिली सेकेंड्स, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले लर्निंग कॉन्सेप्ट की। तो हमने अब तक थॉर्नडाइक, पावलोव, इनके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पढ़ लिए हैं। अब आते हैं स्किनर के। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसलिए सारे के सारे नाम पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नाम से आ जाए, है ना। तो आप उस टाइम क्या सोचोगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्या चीज़ है ये। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एक तो इसका नाम होता है टाइप आर कंडीशनिंग, याद रखिएगा टाइप आर। टाइप एस हमने किसको बताया था, पावलोव को। थॉर्नडाइक को नहीं बताया था, अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो गलती से लिख गया था, तो आप उसको एक बार एडिट कर लीजिएगा। तो टाइप आर हो गया। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसी का ही नाम है। क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। उसके बाद में सीकर्स कंडीशनिंग भी इसी का ही नाम है। उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग, दैट इज़ वेरी वेरी फेमस, जो उनके नाम में भी आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, उसके बाद में आता है फंक्शनल कंडीशनिंग, और बिहेवियरल कंडीशनिंग भी इन्हीं का ही है। ठीक है, बिहेवियरल कंडीशनिंग क्यों, क्योंकि आपने देखा था कि जेबी वॉटसन, स्किनर, ये सारे लोग बिहेवियरिस्ट ही थे। ठीक है, तो इनका नाम बिहेवियरल कंडीशनिंग भी है। एक्टिव लर्निंग भी इन्हीं का ही नाम है, और आरएस कंडीशनिंग भी इन्हीं का ही नाम है। याद करिए कि एसआर कंडीशनिंग किसका नाम था, एसआर कंडीशनिंग था आपका थॉर्नडाइक वाली जो थ्योरी थी उसका नाम था। तो इसके आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ था कि उन्होंने एक बॉक्स में एक चूहा को रख दिया था। किसको रख दिया था, एक चूहे को रख दिया था। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर एक पेडल लगा दिया। ये समाव वैसा वैसा ही है
जैसा कि आपने बिल्ली का देखा था, लेकिन उसमें बिल्ली को उन्होंने मीट शो कर दिया था, लेकिन ये सारी कैसी वॉल्स हैं, दीज आर ऑल ओपेक वॉल्स, यानी यहाँ से कुछ दिख रहा नहीं है। तो क्या करता है चूहा, ऐसे ही उछलता है क्योंकि इसको भूख लगती है। अब वो उछलता है तो अचानक से इसमें खाना आ जाता है, क्योंकि ये पैडल दब जाता है, इसमें खाना आ जाता है थोड़ा सा, वो उस खाने को खा लेता है। अब क्या होता है, उसको पता नहीं, क्योंकि पैडल दबने से ये खाना आया है, तो वो दोबारा उछलता है, उछलता है, उछलता है, फिर दोबारा से खाना आ जाता है। सो ये होती है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, यही होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं, इन्होंने एक दो तरीके के रीइंफोर्समेंट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो आपका बताया था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक उन्होंने बताया था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो जैसे कि पॉजिटिव में कौन कौन से हैं? पॉजिटिव में एक तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, और एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी। अब प्राइमरी की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि खाना। खाना इज अवर प्राइमरी नीड, पानी इज अवर प्राइमरी नीड। सेकेंडरी नीड क्या होती हैं? तो अगर उनको, किसी इंसान को खाना पानी ये सब मिल जाए, उसके बाद में उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मनी, उसको चाहिए एस्टीम, उसको चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए, दीज आर सेकेंडरी ड्राइव। तो इनका जो मतलब था, एक इन्होंने वर्ड दिया ड्राइव नाम का। ड्राइव का मतलब इन्होंने बताया कि जितनी ज़्यादा ड्राइव होगी, मोर द ड्राइव, उतनी ही ज़्यादा अच्छा क्या होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके घर के जो एनवायरनमेंट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं डेफिनेटली। तो ये क्या होती है, उनकी ड्राइव उनको इन्फोर्स करती है। ठीक है, ड्राइव उनको मोटिवेशन देती है कि भाई कुछ अच्छा करना है लाइफ में। अब आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव वाले क्या होते हैं? जैसे कि किसी ने आपका आपका हर्ट कर दिया, आपको किसी ने आपको मतलब आपको क्या बोल दिया, आपको ज़ोर से चिल्ला दिया, आपको पनिश कर दिया, दीज आर योर सेकेंडरी। मान लीजिए पनिशमेंट से कैसे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पनिशमेंट के डर से क्या कर लेगा, दूसरे दिन सिलेबस को याद करके ले आएगा टीचर के पनिशमेंट के डर से। ठीक है, अब हर्ट कर दिया किसी ने, किसी को हर्ट कर दिया, तो अब क्या करेगा वो, अपने बेटर वर्जन को लेकर के आएगा। सो ये जो वर्ड है ये सारे स्किनर के अंदर है। जब हम थॉर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे उस टाइम मेरा थोड़ा सा कुछ रह गया है, तो आपको एक बार बता देती हूँ। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये रह गया था कि थॉर्नडाइक लर्निंग प्रिंसिपल, थॉर्नडाइक लर्निंग प्रिंसिपल। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 तरीके बताए, लर्निंग लर्निंग प्रिंसिपल। ओके, सो पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कितने आते हैं? प्राइमरी में आते हैं आपके 3, और सेकेंडरी में आपके आते हैं 5। तो कौन कौन से हैं प्राइमरी में? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करने से आप ज़्यादा सीखते हो। और आप अगर किसी भी काम के लिए रेडी हो, मान लीजिए आप रेडी नहीं हो, आपका मन ही नहीं है उस काम को करने को, तो आप नहीं सीख सकते इतना अच्छे से। आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ही उस चीज़ को अच्छे से सीखोगे। सेकंड इज योर लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आप कोई काम करते हो और आप उस काम से सेटिस्फाई हो, तो आपका नेक्स्ट टाइम और मन करेगा आपको उस काम को करने का। सेकेंडरी में आ जाते हैं आपके जैसे कि मल्टीपल रिस्पॉन्स। आप अगर कोई काम करते हो, बार बार करते हो, तो आप उसको डेफिनेटली सीख ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेंटल सेट। तो अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, मतलब आप उसको कर रहे हो लेकिन आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप उस चीज़ को करो, तो उस टाइम आप ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। तो पॉजिटिव मेंटल सेट होनी ज़रूरी है। उसके बाद में आता है लॉ ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टी। मान लीजिए आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट प्रॉपर्टी। तो आप अगर उसको एलिमेंट्स में तोड़ लेंगे, आप उसको समझने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स में उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3, और जो चौथा है दैट इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब आपने कोई काम सीखा और आपने उस अगर दूसरा काम किया, अगर उन दोनों में सिमिलैरिटी हुई, तो आप जो दूसरा काम होगा उसको अच्छे से और जल्दी सीख पाओगे। ओके, सो दैट इज सेकंड इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। आई थिंक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे नीचे लिखने में, बट ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब जो लास्ट आता है लॉ ऑफ शिफ्टिंग, या फिर एसोसिएटिव शिफ्टिंग आप जिसको बोलते हो,
हाँ, आप थोड़ा प्रॉपरली दिख रहे हैं। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो होता है ना लास्ट, इसके अंदर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और उसको एज़ इट इज़ आप अपनी नॉलेज को दूसरे काम के लिए ट्रांसफ़र कर देते हो, दैट इज़ योर एसोसिएटिव शिफ्टिंग। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।